हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाए जाते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को और जानने की कोशिश करेंगे पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है अपराध और अपराध न्याय पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, द यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। समझने की कोशिश कीजिएगा। हाल में ही इसका आयोजन कहां पे किया गया है? जापान के शहर क्योटो में किया गया है और इस वजह से ये कांग्रेस न्यूज में रही है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस कांग्रेस में है क्या। तो होता क्या है, संयुक्त राष्ट्र हर 5 साल में अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के विषयों पर प्रायोजित सम्मेलन का आयोजन करता है। यानी कि यूएन हर 5 साल में इसका आयोजन करता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन उठता है, इसका आयोजन करता कौन है? तो इसका आयोजन करता है ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कांग्रेस के प्रतिभागियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, राज्य, पर्यवेक्षक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन और व्यक्तिगत विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और उसके बाद फिर अपराध और आपराधिक मुद्दों से संबंधित चर्चा होती है, जिससे कि उनका समाधान निकाला जा सके। और इसका आयोजन कौन करता है? तो यूएन ओडीसी इसका आयोजन करता है, याद रखिएगा यहां पे। अब आगे चलते हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये यूएन ओडीसी क्या है। पहले समझिए, यहां पे देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है 2020 का। यहां पे द क्योटो कांग्रेस 14th यूएन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस मार्च 7 से 12 के बीच में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? तो आपको याद रखना है, इसका आयोजन किया जाएगा किस जगह? तो ये किया जाएगा क्योटो के अंदर। तो ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, इसका आयोजन क्योटो में किया जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूएनडीसी के बारे में देख लेते हैं। यूएनओडीसी देखिए क्या है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। टाइप क्या है? एक सेक्रेटरीट ऑफिस है, ठीक है। लीगल स्टेटस एक्टिव है। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, याद रखिएगा कहां पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और अभी हेड कौन है? तो वो है गाडा बेली इसके हेड हैं, ठीक है। ये जो कहां से संबंध रखते हैं? इजिप्ट से संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापना 1997। हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा वियना, ठीक है, वियना। और वियना कहां पर है? तो वियना है ऑस्ट्रिया के अंदर, वहां पे ये आपको हेडक्वार्टर इनका देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है गुड़ महोत्सव। आप लोग जानते हैं गुड़ का मतलब यहाँ पे जगरी से हो रही है। गुड़ मिठाई भी बोलते हैं कई जगह, जगरी भी बोलते हैं, जगरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या है। हाल ही में इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। यानी कि गुड़ उत्पादन व गन्ना किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गुड़ महोत्सव का आयोजन राजधानी कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया। अब क्वेश्चन उठता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने का हम काम करेंगे, जिससे कि राज्य के किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। तो याद रखिएगा, गुड़ महोत्सव कहां पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पे? लखनऊ में किया गया। और इसका एम क्या है? तो किसानों की आय को दुगनी करना, ये इसका मुख्य एम है। देख लीजिए यहाँ पे, ये कटआउट है द पायनियर का। द योगी यूपीज जैगरी विल गेट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। उन्होंने इसमें कहा कि यूपी की जो मिठाई है, जो गुड़ है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय टाइटल दिलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता दिलाएंगे। इसलिए गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में मुख्यमंत्री का पद। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खबरों में क्यों है वो भी बताऊंगा और फिर मुख्यमंत्री को लेकर क्या प्रावधान है वो भी बताऊंगा। और उसके बाद कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या है ये टॉपिक। देखो, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार को 4 साल कंप्लीट हुए थे, 5वां साल चल रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण यह पद काफी ज्यादा न्यूज में है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे संविधान में मुख्यमंत्री को लेकर क्या प्रावधान है, कौन से प्रावधान है? तो समझ लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान में वैसे मुख्यमंत्री के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी यूनिक फीचर नहीं है मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है ये समझिए। लेकिन अनुच्छेद 164 में कहा गया है, क्या कहता है? कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, याद रखिएगा आप। अब देखो, समझने की कोशिश कीजिए क्या है। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? जो बहुमत दल का नेता हो। लेकिन समझिए, जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल अपना विवेकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त
कर सकते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुमत साबित करना जरूरी है? तो आंसर आता है नहीं, बहुमत साबित करना पहले जरूरी नहीं है। आप राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए, बहुमत आप बाद में दिखा सकते हैं। तो ये भी यहां पे प्रावधान है। अब एक और बात आती है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति को विधानमंडल के किसी एक सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। यानी कि या तो वो विधान परिषद का सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य हो, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकता, या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो आंसर आएगा नहीं, वो बन सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है? अगर वो सदस्य नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो अच्छे से याद रखिएगा क्या ये प्रोविजन के बारे में जो मुख्यमंत्री को लेकर है। यहां पे देखिए, ये एक आर्टिकल है, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन, थैंक्स पार्टी टू गिवन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल। यहां पे याद रखिएगा। यहां पे देखिए इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है पूरी बातें। चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट इन द न्यूज, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीट्स बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ओवर पॉलिटिकल क्राइसिस। जी न्यूज का आर्टिकल है, यहां पे देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है स्मार्ट उन्नति ऐप। क्या है? देखो, हाल में ही महिला दिवस के दौरान आपने याद रखना है कि महिला दिवस के दौरान 8 मार्च को बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई। उसी में एक स्कीम है, एक ऐप है जिसका नाम है स्मार्ट उन्नति ऐप। अब इस ऐप को लॉन्च किसने किया है, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है किसने? HDFC बैंक ने। इस बैंक को HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये ऐप करेगा क्या? तो यह महिला उद्यमियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। यानी कि यह बैंकिंग सुविधा क्या करेगा? प्रदान करेगा। ठीक है, जिससे कि जो उद्यमी है, जो महिला उद्यमी है, वो सुविधाएं ले सके, जो जाके ये सारी मतलब इनको सुविधाएं मिल सके, बैंकिंग सुविधाएं मिल सके और ये सारी सुविधाएं मिल सके, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो अच्छे से याद रखिएगा कौन सा ऐप? तो मैंने बताया आपको स्मार्ट उन्नति ऐप। चलते हैं अगले टॉपिक पर। पहले आप यहां देखिए, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है, HDFC बैंक लॉन्च स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। ठीक है, जिसके तहत ये ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे जानने की कोशिश करते हैं CPCB की रिपोर्ट। क्या है ये CPCB? अभी इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले इस रिपोर्ट को समझ लीजिए। हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि उड़ीसा के सबसे ज्यादा स्थान प्रदूषित हैं। यानी कि उड़ीसा में 23 स्थान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। उसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश का भी कोई खास अच्छी हालत नहीं है। उत्तर प्रदेश वाले जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इस पे काम करिएगा। आप प्रशासन में जाएं तो इस पे आप लोग काम करिएगा। जो भी सुन रहे हैं मुझे, उड़ीसा वाले, नई दिल्ली में भी कुछ खास, नई दिल्ली को 3रा रैंक मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो ऐसे में हमें प्रदूषण के लिए मिलकर लड़ना होगा, तभी जाकर हमारे देश से प्रदूषण की समस्या का समाधान जारी किया जा सकता है। बस आप इतना एग्जाम के लिहाज से आप इतना याद रखिए कि इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? उड़ीसा में। उड़ीसा के सबसे ज्यादा स्थान प्रदूषित हैं, जिसे हाल में ही CPCB की रिपोर्ट में बताया गया है। देख लेते हैं जरा। यहां पे देखिए, द मिनट का आर्टिकल है, उड़ीसा हैज मोस्ट नंबर ऑफ कंटेनमेंटेड साइट्स, दिल्ली स्टैंड 3rd ऑन लिस्ट CPCB। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर है। ठीक है, तो जानेंगे क्या है। यहां पे देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ये है। अब क्वेश्चन उठता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसको बनाया गया था कब? 1974 में, 22 सितंबर 1974 में इसको बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जिसके अभी हेड है श्री शिवदास मीना जी, IAS ऑफिसर है वो। ठीक है, जो और आपको याद यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, और एक और बात, ये किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो आप लोग जानते हैं, ये वन एवं पर्यावरण जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके तहत काम करती है, जिसमें अभी मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। तो उसके देखरेख में ये काम करता है CPCB, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। याद रखिएगा, एक क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है हमारा खबरों में दस्तलिक युद्धाभ्यास। ठीक है, अब ये दस्तलिक युद्धाभ्यास क्या है, हमें ये समझना है। देखो, यह भारत व उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। यानी कि दस्तलिक भारत व उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। हाल ही में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया जा रहा है। यानी कि इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहां? तो वो चौबटिया नामक स्थान पर, याद रखिएगा। और इसका प्रथम संस्करण कहां किया गया था? तो 2019 में इसका प्रथम संस्करण उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया गया था। तो याद रख लेना है आपको दस्तलिक के बारे में, जो कि भारत और किसके बीच में? भारत और
उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला क्या है, एक युद्धाभ्यास है। अच्छे से याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, दस्तलिक भारत और किसके बीच में, उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका द्वितीय संस्करण आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड के कहां पर, चौबटिया में। तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ पर आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, तो आप लोग वहां से इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ये सारी सुविधाएं मिल लेंगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक क्या है तो जान लेने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए। पहले तो इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, इंडिया आर्मीज टू रिक्रिएट कश्मीर लाइक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन जॉइंट एक्सरसाइज दस्तलिक। यानी कि इसमें मुख्य रूप से टेररिज्म पर फोकस किया जाएगा कि किस तरह टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है, टेररिज्म को नियंत्रित किया जा सकता है, ये इसमें काम किया जाएगा इस दस्तलिक युद्धाभ्यास में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उज्बेकिस्तान कहाँ है। देखिए आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान की कैपिटल ये है, लोकेशन है उज्बेकिस्तान। यहाँ पे ये ताशकंद है इनकी राजधानी, और यहाँ पर अरल सी है। याद रखिएगा ये दो इंपोर्टेंट है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये अरल सी है, जो कि धीरे धीरे अब सूखता जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर ये किर्गिस्तान है, ठीक है, और ये तुर्कमेनिस्तान है। और आपको मजे की बात बताऊं, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखिए आप, ये अरल सी, ये सी नहीं है बेसिकली, एक झील है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री के उसमें आता है, तो ये आपको याद रख लेना है उज्बेकिस्तान के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में प्रोजेक्ट लाइन। आपको बताता हूं 15 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत की घोषणा की थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जो लाइन है उनको प्रॉपर रूप से कंजर्व किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो हाल में न्यूज में क्यों है ये समझ लेते हैं। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात में नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर की स्थापना करने जा रही है। यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर बना रही है गुजरात के अंदर। ये इस वजह से, और वो किस प्रोजेक्ट के तहत, तो प्रोजेक्ट लाइन के तहत बना रही है। इस वजह से प्रोजेक्ट लाइन काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। अब प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत मैंने बता दी 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से की गई थी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट लाइन कब आया, पुराना नहीं है तो पूछा जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए न्यूज 18 का आर्टिकल है, गवर्नमेंट सेटअप नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज रिसर्च सेंटर इन गुजरात एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइन। तो मैंने ये कवर किया है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में नारी सम्मान कोष। अब क्वेश्चन उठता है, आपसे पूछेगा कि हाल में ही किस राज्य के द्वारा नारी सम्मान कोष की स्थापना की गई है। तो याद रखिए कौन है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 100 करोड़ की लागत से इस कोष की स्थापना की गई है। यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से इस कोष का निर्माण करने जा रही है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो वही महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ये इस कोष का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, स्किल आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। देख लेते हैं न्यूज। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, नारी अदालत टू ओपन अक्रॉस पंचायत टू रिजॉल्व फैमिली डिस्प्यूट एमपीसीएम। इसके अलावा याद रखिएगा नारी अदालत की भी घोषणा की गई है, किसके द्वारा, तो आपको मैंने बताया अगेन मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। याद रखिएगा जो फैमिली से संबंधित समाधान निकालने का काम करेंगी, और इसी के तहत नारी सम्मान कोष को भी लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले टॉपिक क्या है हमारा अगला टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को किसमें देना पड़ता है, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। गिने चुने बच्चे देते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंसर दीजिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको समझ में आए कि आपने जो कल पढ़ा उसका एक आधा क्वेश्चन आपको याद है या नहीं है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखो एक और बात, गलत होता है होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियों से तो सीखेंगे आप। आपकी मिस्टेक आपको एक टाइम पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। योर मिस्टेक आफ्टर सम टाइम गिव ए व्हाट गुड रिजल्ट। आप उससे सीखेंगे, सीखिए आप उससे। तो गलत हो रहा है होने दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शर्माना नहीं है। सबके साथ गलत होता है, हमसे भी गलत हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, गलतियों से ही सीखते हैं अपनी से। तो गलतियां ही हमारी सबसे अच्छी टीचर होती हैं, तो उनसे सीखिए। तो देख लेते हैं क्या है प्रश्न है, खबरों में रहा वाइजर स्टेशन क्या है। आपसे पूछा है कि खबरों में जो हाल में ही वाइजर स्टेशन रहा था वो क्या है। पहला है कि वो एक कोई मिशन है स्पेस एक्स का, दूसरा है सम डिस्कवर्ड गैलेक्सीज है, कोई खोजी गई गैलेक्सी है, फिर फर्स्ट स्पेस होटल है, पहला स्पेस होटल है, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि दूसरों को भी पता लगे और आप भी अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। तो ये थी आज तक की सीरीज हमारी। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और दूसरों के साथ
शेयर करिए जिससे कि लोगों को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, जिससे कि कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर लें। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। चलते मिलते हैं ऐसी किसी नई सीरीज में।